हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। इधर आ जाओ, इधर कुर्सी वहाँ आना लगा। अरे कुर्सी रख दो ना, यहाँ पे जगह है बहुत सारा। इधर आओ आगे। हेलो। बोर्ड पर देखो। ये वाला कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था का विभाजन या वर्गीकरण। ठीक है। एक दो बातें डिस्कस हो गई हैं पीछे क्लास में। ये डिस्कस हुआ था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। कल ये डिस्कस हुआ था विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। आज के क्लास में बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर किस देश की अर्थव्यवस्था को कृषक अर्थव्यवस्था कहा जाता है, फिर औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, फिर खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, ये सब बारी बारी से डिस्कस होगा। और इसके अलावा भी कुछ और बेसिक चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स का, उसका डिस्कशन होगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से टॉपिक चालू होगा विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पे। ठीक है। लेकिन इसको लिखने से पहले इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, कितने क्षेत्र होते हैं, उसको पहले लिखेंगे। ठीक। तो हेडिंग डालिए नीचे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसको बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। डैश तक लिखे, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। डैश तक लिखे, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को, इधर आ जाओ, इधर हेलो। आर्थिक गतिविधियों को, वहां बैठो, पीछे दो गो बैठी हुई हैं। गतिविधियों को निम्नलिखित श्रेणियों अथवा क्षेत्रों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित श्रेणियों अथवा क्षेत्रों में बांटा गया है। क्षेत्रों में बांटा गया है। बांटा गया है। पूर्ण विराम डैश। पहला लिखिए प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, डैश तक लिखे, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को, जहां प्राकृतिक संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को
उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है, अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है, डैश प्राथमिक क्षेत्र कहलाता, सॉरी कमा देकर प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, इसमें सामान्यतः कृषि एवं उससे संबंधित कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र शामिल होता है, अतः इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, अतः इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, पूर्ण विराम। इसमें निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, इनमें निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। पूर्ण विराम। जैसे बोर्ड पर देखो, सामान्यतः पूरे इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स के रूप में देखेंगे तो सामान्यतः 3 सेक्टर पहले चर्चा में आता था। पहला प्राथमिक सेक्टर, एक होता है दूसरा द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता है तीसरा तृतीयक क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, पहले ये 3 ही चर्चा में आपको मिलते थे, लेकिन अभी चौथा और पांचवा सेक्टर भी इसमें ऐड हो गया है। लेकिन आपके एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से ही पूछे जाएंगे। तो एक तो पहले समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आगे भारत का जीडीपी पढ़ेंगे या किसी भी देश का जीडीपी पढ़ेंगे आप, तो उसमें जो वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है इसी क्षेत्र, तीनों क्षेत्र को मिलाकर होता है। जैसे भारत का जीडीपी टोटल कितना है, तो भारत की टोटल जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना है, टर्शियरी सेक्टर का योगदान कितना है, तो ये तीनों ही मिलेगा। चौथा और पांचवा क्षेत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए पहले इसको समझेंगे, उसके बाद से फिर चौथा और पांचवे में क्या आता है उस पर हम बातचीत करेंगे। प्राइमरी सेक्टर में सामान्यतः प्राकृतिक चीजें जो भी उत्पादन हो रहा है वो सारी चीजें शामिल की जाती है प्राइमरी सेक्टर में। जैसे मान लीजिए कि कृषि और इससे संबंध जितना भी सारा काम होता है वो सब के सब किस में होता है, प्राइमरी सेक्टर में। पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये भी सब किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। तो जितने सारे आपको प्राकृतिक, जहाँ पे भी कोई ऐसा काम हो रहा है जहाँ पे नेचर से या प्राकृतिक चीजों से डायरेक्ट उसका जुड़ाव है, तो समझ जाइए कि वो सारा का सारा कहाँ होता है, प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में उत्पादन हो गया तो फिर इसको सेकेंडरी सेक्टर में लाया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र, इसको विनिर्माण क्षेत्र भी सामान्यतः इसको बोल दिया जाता है। अब जितने सारे इंडस्ट्री हैं जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का इस्तेमाल करके कुछ नई वस्तु को तैयार किया जाता है,
तो ये सब के सब किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे मान लो कि गन्ना का उत्पादन हो रहा है, कृषि से संबंध क्षेत्र है, तो गन्ना का उत्पादन हो रहा है, तो ये कौन से सेक्टर में चला जाएगा, प्राइमरी। अब उसी गन्ना को लेकर किसी शुगर मिल में लाकर उसका चीनी बन रहा है, तो ये किस में चला जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में। बात समझ में आ रहा है। मान लो कि गेहूं का उत्पादन हो रहा है, तो ये किस में है, प्राइमरी सेक्टर में। उसी गेहूं को किसी बड़े आटा मिल वाले के पास ले जाकर वो बोरी भर भर के गेहूं का से आटा बनाकर फिर उसको मार्केट में सेल कर रहा है, तो जो इंडस्ट्री लगा हुआ है गेहूं से आटा बनाने वाला, वो किस में चला जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। बात को समझ में आ रहा है। उसके बाद से एक तीसरा भी आता है जिसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर या तृतीय क्षेत्र इसको बोलते हैं। इसमें केवल सर्विस यानी तृतीय क्षेत्र को शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल वही है कि गन्ना का उत्पादन फार्मर अगर किसान अगर खेत में करता है तो ये प्राइमरी सेक्टर है। शुगर मिल वाला गन्ने को उसके शुगर मिल में चीनी बना के तैयार कर दिया है, अब उसको सेल करना है, तो सेल करना है तो उसको मार्केट की जरूरत है, तब एक वो हायर करेगा जिसको मार्केट के नॉलेज हो, तो वो उसको सलाह देगा कि कौन से मार्केट में इस शुगर को बेचा जाएगा, इसका प्राइस कितना होगा। तो वो जो उसको सर्विस दे रहा है वो सारा काम किस में शामिल हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र में। इसकी लेबलिंग कैसे की जाएगी, इसकी किस तरह से इसको मार्केट में सेल किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये सेल हो, तो फिर इसका जितना सारा वो सुझाव दे रहा है व्यक्ति, वो सब किस में चला जाएगा, तृतीय क्षेत्र। हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी उत्पादन हो रहा है, सर्विस का उत्पादन हो रहा है, किस क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र। डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, वो भी किस में, तृतीय क्षेत्र में। इंजीनियर आपके घर बनाने के लिए आपको आकर सलाह देता है कि यहाँ पे ये बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पे किचन होना चाहिए, यहाँ पे फला होना चाहिए, आपके घर का नक्शा खींच कर देता है, ये सब किस में क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो प्राकृतिक चीज जितने सारे उत्पादन होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर है। प्राथमिक चीज को जब उत्पादन लाकर किसी नई वस्तु का फिर से निर्माण किया जाता है द्वितीय क्षेत्र में। फिर तृतीय जो जहां पे भी सर्विस हो, जहां पे किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हो, कहां पे जहां पे कहीं सेवा प्रदान किया जा रहा हो, ये सब के सब आ जाते हैं किसमें, तृतीय क्षेत्र। अब आपके एग्जाम में ज्यादातर जो एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बस पशुपालन किस सेक्टर में आता है, मछली पालन किस सेक्टर में आता है, तो इसमें कुछ बातें फिर उसको लिख लेंगे कि वो एक 5-6-7 बातें हैं जो प्राइमरी सेक्टर में, फिर सेकेंडरी में है, टर्शियरी में। तो जैसे में जो लिखाया जा रहा है वही ज्यादातर छोटे मोटे एग्जाम में डालकर पूछता है कि ये प्राइमरी में आता है कि सेकेंडरी में आता है कि टर्शियरी में आता है। तो लिखिए जैसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। संबद्ध मतलब उससे जुड़ा हुआ जितना सारा काम है सब इसमें शामिल हो जाए। 1 मिनट बोर्ड पे देखो। तो प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादातर जो एक्टिविटी होती है वो एग्रीकल्चर और कृषि से संबंधित ही होती है, इसलिए इसको कृषि क्षेत्र भी सामान्यतः कह दिया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट पशुपालन, पशुपालन, बागवानी, 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 कॉमा रेशम उत्पादन, सेरीकल्चर बोलते हैं इसको, रेशम उत्पादन। मधुमक्खी पालन किस में आएगा, प्राइमरी की सेकेंडरी, प्राइमरी में ही आएगा। लिखिए मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मुर्गा मुर्गी पालन। नेक्स्ट डेयरी, दूध उत्पादन, डेयरी, खनन, खनन, उत्खनन, खनन, उत्खनन, वानिकी, वही फॉरेस्ट्री होता है इसका, वानिकी। और एक लास्ट लिख लीजिए बुनकर, मतलब छोटे छोटे बुनकर, etc। ये सब प्राइमरी सेक्टर के पार्ट है। अब इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। और पैराग्राफ उसी में लिखिए नीचे, पैराग्राफ चेंज करके। और भी बहुत सारा चीज जो आपको प्राथमिक मतलब जो प्राकृतिक रूप से उत्पादन हो रहा हो वो सारा इसमें शामिल हो जाएगा। उसी में लिखिए इसे, इसे नीचे लिखिए, इसे रेड कॉलर जॉब कहा जाता है, इसे
रेड कॉलर जॉब कहा जाता है? रेड कॉलर जॉब कहा जाता है? रेड कॉलर जॉब कहा जाता है? तो आपके गांव में जो फार्मर हैं वो रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत आते हैं। जो यहाँ पे काम करते हैं उनको ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। जो यहाँ पे काम करते हैं उनको वाइट कॉलर जॉब बोला जाता है। वाइट कलर जॉब इन द सेंस के जो सर्विस में है, आप देखते हैं एसी वाली गाड़ी से बैठ कर आता है, वो एकदम बढ़िया से ड्रेसिंग और रेसिंग रहता है, फिर अपना एसी से बैठकर मतलब उसी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। जहाँ पे सर्विस करता है वहाँ पे भी मस्त एसी ओसी लगा होगा, सबके लिए नहीं, मान लीजिए जो बढ़िया डॉक्टर इंजीनियर हैं उनके लिए तो ऐसी व्यवस्था है। फोर्थ सेक्टर के लिए कोई अलग से नाम नहीं दिया गया है। जो प्राइम पांचवा सेक्टर है उसको गोल्ड कलर जॉब बोलते हैं, गोल्ड कलर जॉब, आगे उसके बारे में लिखेंगे। तो इस सेक्टर में काम करने वाले सभी लोगों को रेड कलर जॉब के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आगे लिखिए, द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। डायस्ट्रिक्ट लिखिए। बुनकर इन द सेंस के बोर्ड पे देखो, बुनकर भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो कि आपके गांव में आप देखते हैं कि वो छोटा छोटा टोकरी बनाता है, तो टोकरी बनाता है तो बांस प्राथमिक प्राकृतिक वस्तु है, बांस, उसको काट कर लाया और फिर वो बैठकर अपने द्वार पे टोकरी बुनता है। तो किस सेक्टर में चले पर वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री या कुछ ऐसा नहीं लगाया है कि वहां पे उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में शामिल कर दें, कोई दिक्कत परेशानी। मान लीजिए कि कोई छोटा मोटा रेशम का धागा बना रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है, तो भी सब किस में चला जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सेकेंडरी। खड़ा होकर बोलो, किधर से बोलो। उत्खनन, खनन और उत्खनन होता है। खनन का मतलब होता है कि डीप पैसे खुदाई होता है, मतलब थोड़ा गहराई में। उत्खनन का मतलब कि सरफेस एरिया पे ही थोड़ा बहुत खुदाई किया जाता है। माइनिंग और क्यूरिंग इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनिंग और इसको बोलते हैं क्यूरिंग। मान लो कि यहाँ पे लौह अयस्क, पता चला कि यहाँ पे लौह अयस्क बहुत बड़े भंडार पाया जाता है, तो ऊपर ही ऊपर थोड़ा सतही रूप से खुदाई हो गया तो इसको उत्खनन बोलते हैं। डीप थोड़ा सा खुदाई हो गया तो उसको खनन बोलते हैं, और कुछ विशेष अंतर नहीं। नेक्स्ट डैश तक लिखिए। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर में लिख रहे हैं, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को, जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह प्रयोग करते हैं, रॉ मटेरियल, कच्चे माल की तरह प्रयोग करते हैं, कच्चे माल की तरह प्रयोग करते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है, कमा देकर। कच्चे माल की तरह प्रयोग करते हैं, कमा देकर, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। पूर्ण विराम, उससे में लिखे पैराग्राफ चेंज करके लिखे, इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के, इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों के प्रयोग से, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों के प्रयोग से, उत्पादों के प्रयोग से विनिर्मित वस्तुओं का, प्रयोग से विनिर्मित वस्तुओं का, विनिर्मित वस्तुओं के उत्पाद का, विनिर्मित वस्तुओं के उत्पाद का लेखांकन किया जाता है, मतलब डाटा इकट्ठा किया जाता है,
लेखांकन किया जाता है उसे लेखांकन किया जाता है पूर्ण विराम। सामान्यतः इसमें उसी में लिखे सामान्यतः इसमें औद्योगिक क्रियाएं शामिल होती हैं। सामान्यतः इसमें औद्योगिक क्रियाएं शामिल होती हैं। औद्योगिक क्रियाएं शामिल होती हैं, अतः इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अतः इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, इंडस्ट्री सेक्टर क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे लिखिए, जैसे विनिर्माण, विनिर्माण, कमा निर्माण। विनिर्माण का होता है मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण का होता है कंस्ट्रक्शन, दोनों में अंतर है। नेक्स्ट, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, कॉमा बिजली, ऊर्जा, जल आपूर्ति, रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी या रिफाइनरी, वाहन निर्माण, इत्यादि। वाहन निर्माण इत्यादि। नीचे लिखिए एक लाइन, फिर समझा रहे अभी। इसे ब्लू कलर जॉब कहा जाता है। इसे ब्लू कलर जॉब कहा जाता है। मतलब यहाँ के लोग, काम करने वाले लोग यहाँ पे ब्लू कलर का शर्ट पहन कर जाते होंगे, मतलब ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ब्लू कलर जॉब कहा जाता है। जैसे हीरो होंडा के एजेंसी में जाइएगा तो ज़्यादातर मिलेंगे ब्लू कलर जॉब वाले। बोर्ड पर देखो, बोर्ड पे सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र, जिसको औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे टर्शियरी सेक्टर, उसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो इसमें अब किस चीज़ का इस्तेमाल होगा? जितने सारे प्राथमिक क्षेत्रों में उत्पादन हुआ है उसका भी इंडस्ट्री में लाकर बड़े पैमाने पर जब उत्पादन किया जाएगा तो ये सारा का सारा आपको आ जाएगा इंडस्ट्री सेक्टर में, या आ जाएगा फिर आपका द्वितीय क्षेत्र में। जैसे आपको गन्ना का एग्जाम्पल हमने लिया कि गन्ना का उत्पादन किसान अगर कर रहा है तो प्राइमरी सेक्टर में शामिल होगा। जब वही गन्ना आकर किसी शुगर मिल में चीनी बनने के लिए आएगा तो वो शुगर मिल किस में आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। मान लीजिए कि लोहे का उत्पादन हो गया, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आ गया। उसी लोहे को लाकर कोई गाड़ी घोड़ा उससे बनेगा तो ये वाहन निर्माण की जो फैक्ट्री वहां पे लगी होगी ये किस में चली जाएगी? सेकेंडरी सेक्टर में चली जाएगी। हेलो, मान लो कि जो कच्चा पदार्थ है जैसे रिफाइनरी, और मान लो कि खुदाई करके क्रूड ऑयल निकाला गया, कच्चा तेल निकाला गया, तो वो किस में आ जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन उसी कच्चे तेल को लाकर बड़े बड़े रिफाइनरी में लाकर उसको साफ सुथरा करके डीजल पेट्रोल में परिवर्तित कर दिया जाएगा तो किस में आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। बात कुछ समझ में आ रहा है? बोलो नहीं। मान लो कि टमाटर का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो गया, चाहे आलू से ज़्यादा समझ जाओगे, आलू का बड़े पैमाने पर आपके गांव के किसान उत्पादन कर लिए। लेकिन जब आलू का उत्पादन होता है तो कुछ घर पे रख लिया जाता है, कुछ को भेज दिया जाता है कोल्ड स्टोर। बोलो ना जी सर। तो कोल्ड स्टोर वो खाद्य प्रसंस्करण, मतलब कि ठंडे घर में उसको रखा जाता है कि वो सड़े नहीं, खराब ना हो, और जब जरूरत पड़े तो कोल्ड स्टोर से फिर निकाल कर लेकर जाते हैं। कुछ का रुपाई हो जाता है और कुछ फिर खाने के लिए क्या हो जाता है? इस्तेमाल हो जाता है।
टमाटर का उत्पादन हुआ तो टमाटर का उत्पादन हो गया तो प्राइमरी सेक्टर में हो गया, लेकिन एक ही साथ बहुत ज़्यादा टमाटर का उत्पादन हो गया तो फिर उसको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उसको ठंडे घरों में रखा जाएगा, फिर जब जरूरत 300 रुपये किलो होगा तब मार्केट में उसको क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। बोलो ना जी इसमें। तो प्राथमिक क्षेत्रों का उत्पादन का इस्तेमाल किया जाता है जिस सेक्टर में, और फिर किसी नए वस्तु को तैयार किया जाता है, वो सबके सब किस में आ जाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। कोई दिक्कत? इसमें काम करने वाले लोगों को ब्लू कॉलर जॉब, प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले को रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट तीसरा लिखिए, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर इसको कहा जाता है। डैश तक लिखिए। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेवाओं को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेवाओं को शामिल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सेवाओं को शामिल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी या सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। पूर्ण विराम। यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के, यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को, यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवा प्रदान करता है, अपनी सेवाएं प्रदान करता है, अपनी सेवाएं प्रदान करता है। सेवाएं प्रदान करता है जैसे व्यापार, होटल, रेस्तरां क्या होता है जी? रेस्टोरेंट, रेस्तरां। नेक्स्ट परिवहन संचार, चिकित्सा, वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग वगैरह, बीमा वगैरह, ये सब इत्यादि। बोर्ड पे लिखिए, बोर्ड पे। तो प्राइमरी एग्जाम्पल वही है, गन्ना वाला एग्जाम्पल लेते हैं। किसान खेत में गन्ना का उत्पादन किया तो ये कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर है। इसी गन्ने को किसी शुगर मिल में लाकर चीनी बना दिया गया, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है। अब चीनी बना के अपने मिल में थोड़े ना रखेगा भाई, इसको चाहिए व्यापार, अलग अलग क्षेत्रों में इसको बेचना है, तो बेचने के लिए कुछ व्यापारी, कुछ मतलब अलग अलग मर्चेंट्स चाहिए। तो इन व्यापारियों के द्वारा जो इस चीनी या शुगर का डिस्ट्रीब्यूशन या बाजार में सेल किया जाएगा, ये सारा का सारा क्षेत्र अब किस में आ जाएगा? सर्विस सेक्टर में आ जाएगा।
कोई दिक्कत। मान लो कि एक किसी होनहार व्यक्ति को हायर करता है कि आप हमको बताइए कि किस मार्केट में चीनी को बेचा जाए, दूसरा किस मार्केट में इसको लेकर बेचा जाए कि जल्दी सेल हो जाएगा। तो वो व्यक्ति जो इसको सेवा प्रदान करेगा, अपना जो सुझाव देगा, वो भी सब किस में चला जाएगा, सर्विस सेक्टर में। जहां पे किसी वस्तु का उत्पादन न हो रहा हो, समझ जाइए वो सबका सब क्या है, सर्विस सेक्टर। हम आपको शिक्षा मतलब यहाँ पे टीचिंग करा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे किसी वस्तु का उत्पादन नहीं है, यहाँ पे सर्विस है, तो किस में चला जाएगा, सर्विस सेक्टर। गोपालगंज में बैठे डॉक्टर साहब आपका इलाज कर रहे हैं, वो भी किस में चला जाएगा, सर्विस सेक्टर। तो जितने सारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो संलग्न सेवाएं होती हैं, उनको जो पहुंचाने के लिए पब्लिक के पास, उसी को टर्शियरी सेक्टर या फिर सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो टर्शियरी सेक्टर को ही एक और नाम से सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट एक लाइन नीचे लिखे, इसमें शामिल लोगों को, इसमें शामिल लोगों को, हेलो हेलो हेलो, इसमें शामिल लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत शामिल किया जाता है। व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए चतुर्थ क्षेत्र। अभी ये थोड़ा सा कम चर्चा में है, लेकिन फिर भी आप लिखिए चतुर्थ क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र क्वाटनरी सेक्टर। क्वाटनरी सेक्टर, सेक्टर डैश देके लिखिए। अब इसमें आपको दो सेवा क्षेत्र का ही टॉप लेवल आपको मिलेगा, डैश देख लिखिए। चतुर्थक क्षेत्र या इसमें चतुर्थक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का ही उन्नत रूप है। चतुर्थक क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का ही उन्नत रूप है, क्योंकि क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती है। क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती है। यहाँ पे आर ये नहीं रहेगा, ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती है, सेवाएं शामिल की जाती है। पूर्ण विराम उसमें लिखिए वर्तमान में, चाहे एक मिनट, शामिल की जाती है। लिखिए वर्तमान में सूचना आधारित सेवाओं, वर्तमान में सूचना आधारित सेवाओं, सूचना आधारित सेवाओं के मांग के अनुरूप, के मांग के अनुरूप, के मांग के अनुरूप इस क्षेत्र मांग के अनुरूप इस क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है, इस क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है, काफी वृद्धि हुई है। अर्थात इसमें सामान्यतः, अर्थात इसमें सामान्यतः अनुसंधान या रिसर्च को शामिल किया जाता है, अनुसंधान या रिसर्च को शामिल किया जाता है, अनुसंधान या रिसर्च को शामिल किया जाता है। बोर्ड पे देखिए
बोर्ड पे। अब ये चतुर्थ सेक्टर का कहाँ से उद्भव हुआ, बोर्ड पे समझिए। पहले ऐसा बोला जाता है कि जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स है दुनिया पे वो राज करेगा, मतलब जिसके पास जितना संसाधन है वो राज करेगा। शुरुआत में 80s 90s 20s के दशक में ये चर्चा होती थी। फिर आगे चलकर इसमें परिवर्तन हुआ कि रिसोर्स तो अफ्रीकन कंट्री के पास सबसे ज़्यादा रिसोर्स है, लेकिन वो उस सबसे आगे तो नहीं है। बोलो ना जी उसने। फिर आगे ये है कि जिसके पास सर्विस सेक्टर ज़्यादा रिच है, मतलब जहाँ पे सर्विस सेक्टर ज़्यादा डेवलप है, वो कंट्री मतलब वो दुनिया पे राज करेगा। आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में जिस कंट्री के पास डाटा जितना है, डाटा डाटा मतलब कि कोई भी सूचना जिसके पास जितना है, वो दुनिया पे आज के डेट में क्या करेगा, राज करेगा। क्योंकि आज के दौर में सूचना और तकनीक के दौर में जिसके पास सूचना ज़्यादा है वही पूरी दुनिया को हैंडल करेगा। जैसे मान लीजिए कि एक राजनीतिक विश्लेषक है जिनके बारे में आप सुनते हैं, प्रशांत किशोर। अभी बिहार के पॉलिटिक्स में उनकी जन स्वराज पार्टी, दूसरी बात है, अभी वो तो बिहार के पॉलिटिक्स में अभी आए हैं। इसके पहले वो एक राजनीतिक विश्लेषक हुआ करते थे। विश्लेषक इन द सेंस वो फील्ड में उतरकर नेताओं जैसा भाषण नहीं देते थे, लेकिन पर्दे के पीछे बैठकर कंप्यूटर और सारी चीजों से जो डाटा का रिसर्च करते थे वो टॉप लेवल का था। कि बंगाल का मान लो कि इलेक्शन है तो ममता बनर्जी का वो फेवर करेंगे, तो वहां पे पूरा रिसर्च करेंगे। आप ये सीरीज देखे होंगे महारानी बिहार में, तो उसके थर्ड पार्ट में ये सारा चीज दिखाया गया है कि पॉलिटिशियंस कैसे डाटा का रिसर्च करते हैं। तो डाटा सारा इकट्ठा करेंगे कि बंगाल में हिंदू वोट कितना है, मुस्लिम वोट कितना है, हिंदू में भी कौन से वोट कहाँ पे है, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किस विधानसभा क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, वहां पे कितना वोट है, किसको टिकट दिया जाएगा तो वो जीत सकता है, वहां पे स्लोगन क्या होना चाहिए, वहां पे किस लीडर को उतारा जाए, कब कौन वहां पे प्रचार प्रसार करने के लिए जाएगा। ये सारा काम पर्दे से पीछे बैठकर, फील्ड में नहीं उतरेंगे, वो सारा अपना रिसर्च वगैरह करके फिर सारी चीजें वो नेता को क्या करेंगे, सुझाव देंगे। तो इसको बोलते हैं डाटा एनालिसिस। मतलब उनके पास जो सूचना है उसी को सारा वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। आप कभी देखते हैं पोल होता है, आप यूट्यूब पे कोई पोल डाला गया कि आप बताइए अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये आपको लगता है बस एक टिप कर आगे निकल गए और इसका कोई मतलब नहीं। उस डाटा को इकट्ठा करके कि आप किस लोकेशन पे, आपको किस लोकेशन से आप इसको यस नो किए हैं आपका, और पूरा उसी से वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा। आप फ्लिपकार्ट पर एक चीज सर्च करते हैं, आपको फेसबुक इंस्टा चलाते हो उस पर ऐड आने लगता है। कहाँ रहते हो, सब देखते हो कि वो सब कैसे होता है, सब वो डाटा एनालिसिस है, रिसर्च। तो चतुर्थ सेक्टर में या चतुर्थ ये क्वार्टनरी सेक्टर में बस उसी को शामिल किया। जितना सारा रिसर्च का काम है ये सारा का सारा काम इसमें शामिल कर दिया गया है चतुर्थ क्षेत्र में। एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन बस इतना समझ, रिसर्च और अनुसंधान का जितना सारा काम होता है वो सब क्वार्टनरी या फिर चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। अब इसमें शामिल लोगों को अलग से कोई कलर जॉब नेम नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें नहीं लिखेंगे। लास्ट लिखिए पांचवा, पंचक क्षेत्र। पंचक क्षेत्र, क्यूनरी सेक्टर, अब इससे भी ये टॉप लेवल का होगा ये पंचक क्षेत्र। डैश देख लेके, पंचक क्षेत्र उच्च किस्म के पंचम क्षेत्र में या पंचम क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। पूर्ण विराम। इसमें शामिल लोगों को गोल्ड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये सबसे टॉप लेवल के हैं। गोल्ड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। रखा जाता है कॉमा, जो अपने अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं। जो अपने अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं। अपने अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं। उच्च विशेषज्ञ होते हैं।
कॉमा सॉरी पूर्ण विराम पैराग्राफ चेंज करके लिखे। ये मतलब पंचक क्षेत्र वाले, ये अपने से संबंधित क्षेत्रों में, ये अपने से संबंधित क्षेत्रों में, अपने से संबंधित क्षेत्रों में नीति निर्माण, अपने से संबंधित क्षेत्रों में नीति निर्माण एवं निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्माण एवं निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्ण विराम बोर्ड पर लिखिए, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बोर्ड पर लिखिए। अब ये पंचक क्षेत्र क्या है? पंचक क्षेत्र, मान लो कि रिलायंस इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस खराब हो जाए, वो ठीक से काम ना करे, मतलब उस घाटे में जाने लगे या पहले जैसे उसका मुनाफा न हो, तो फिर वो क्या कोशिश करेगी कि 20-25-100 मजदूर बढ़ा देने से काम हो जाएगा? नहीं, बोलो ना जैसे। ऐसा थोड़े कि मान लो कि उसका प्रॉफिट नहीं, लॉस में चल रही है कंपनी, तो विचार करता है कि नहीं 5000 और मजदूरों को बढ़ा दिया जाए, तो क्या लगता है इससे कंपनी प्रॉफिट में चली जाएगी? कोई संभावना नहीं है, या थोड़ा बहुत संभावना है। दूसरा, मान लो कि प्रॉफिट नहीं कर रही तो 10 गो और फैक्ट्री लगा दिया जाए, क्या लगता है कंपनी आगे बढ़ जाएगी? पॉसिबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि जितना तो पहले है उसको तो मुनाफा नहीं हो रहा है। 20-50 को और फैक्ट्री लगा देने से क्या जरूर, मतलब ऐसा उम्मीद है कि उससे मुनाफा हो जाएगा? इससे भी कोई फायदा नहीं। तो मान लो कि तृतीय क्षेत्र कुछ और सर्विस सेक्टर के लोगों को उठा के लाते हैं कि हमको सुझाव दीजिए कि कैसे हम अपनी कंपनी को इम्प्रूव करें, फिर भी काम नहीं चलता है। तो फिर पंचक क्षेत्र मतलब कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञ आदमी को ढूंढना पड़ेगा कि रिलायंस इंडस्ट्री से जो तेल का उत्पादन हो रहा है वो किस तरह से, मतलब जिससे भी चीज का उत्पादन हो वो कैसे और बेहतर परफॉर्मेंस करे। तो वर्ल्ड लेवल पे और अपने कंट्री के लेवल पर कैसे व्यक्ति और ऐसे एक महानुभाव का वो चयन करेगी जो इसके कंपनी के इस मतलब जो इसकी एक कंडीशन हुई है कि प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में जा रही है, उससे उसको क्या कर सके, बचा सके। एक टॉप लेवल का जो होगा, मतलब टॉप लेवल के एक ऐसे व्यक्ति का चयन करेगी जो उसके पूरी कंपनी का हेड ऑफ द, मतलब निर्णय लेने से लेकर सारी चीजों में उसको पूरी तरह से क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो पंचक क्षेत्र किसी भी क्षेत्र के अपने क्षेत्र के सबसे एकदम विशेषज्ञ होते हैं। जैसे किसी कंपनी का सीईओ है तो उसका सैलरी तो काफी ज्यादा होगा, कंपनी का सीईओ है तो उसका काम क्या है कि कंपनी किस तरह से इंप्रूव करे, क्योंकि उसी क्षेत्र का वो क्या है, टॉप लेवल का अपने आप का मतलब वो हेड है। तो कंपनी के मालिक को सुझाव देता है कि आप ऐसे काम करिए, ऐसे काम करिए, इस चीज पे इस फैक्ट्री लगाइए, उस चीज को वहां पे मार्केटिंग करिए, यहाँ पे वो करिए, वहां। तो किसी भी क्षेत्र के जो भी अपने क्षेत्र के सबसे टॉप लेवल के विशेषज्ञ होते हैं, उन सभी विशेषज्ञों को हम पंचक क्षेत्र के अंतर्गत क्या कर देते हैं, शामिल कर दिया जाए। गोल्ड कलर जब है, क्योंकि ये गोल्ड भी जैसे कहीं कहीं मिलता है वैसे ही ये भी कहीं कहीं मिलते हैं। तो किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ मार्केट में इतनी आसानी से नहीं मिल जाएंगे, उनको ढूंढना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? ढूंढ के फिर उनको निकालना पड़ता है, फिर वो आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये सारा आपको पंचक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। आपको 3 स्पेशली दिमाग में रखना है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी। आगे जो भी हम पढ़ेंगे, बजट, जीडीपी, जो भी आप पढ़ेंगे उसमें इन तीनों सेक्टर की काफी अहम भूमिका आएगी और ये तीनों सेक्टर को आपको दिमाग में रखना है कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत परसेंट। नेक्स्ट, अब जब देश आजाद हुआ था हमारा, जब कंट्री आजाद हुआ था, तो जीडीपी जैसे कि पीछे आप आगे हम पढ़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी देश की सीमा रेखा के अंतर्गत जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसका जो अंतिम मूल्य होता है उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी। अब ये जो हमारा भारत का जीडीपी था, जब देश आजाद हुआ था, तब इसमें प्राइमरी सेक्टर का योगदान जो था, प्राइमरी सेक्टर का, ये लगभग 50 से 55% के आसपास था। कोई दिक्कत परसेंट? जो सेकेंडरी सेक्टर था, सेकेंडरी सेक्टर, इसका योगदान लगभग 15 से 20% था। कोई दिक्कत? और जो टर्शियरी सेक्टर था, सर्विस सेक्टर, हमारे जीडीपी के टोटल उत्पादन में ये उतना नहीं था, ये भी लगभग 30% से 35% के आसपास चलता था। 100% से अधिक हो गया तो लगभग में लिखे।
यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमारा पूरा, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद से जब हमारा फर्स्ट फाइनेंस 5 ईयर प्लान सब लागू हुआ, उस समय हमारे देश के जीडीपी की ये कंडीशन। वर्तमान में वर्ष 2024 में हमारे भारत के जीडीपी में देखेंगे तो भारत के जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान हो गया है लगभग 16 से 18%। कोई दिक्कत? सेकेंडरी सेक्टर का योगदान लगभग 25 से 30% के आसपास, और बाकी सबका सब 50 से लगभग 55% ऐसा किसका है? टर्शियरी सेक्टर का है या फिर सर्विस सेक्टर का है। बात समझ? तो आगे जब हम डाटा लिखेंगे राष्ट्रीय आय और जीडीपी वगैरह में, तब वहाँ पे ये समझ में आएगा। तो कहीं भी पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और ये टर्शियरी सेक्टर, आपको ही मतलब ये दिमाग में रखना है। और छोटे मोटे एग्जाम के लिए इसके एग्जाम्पल को पकड़ के रखना है कि परिवहन किस क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी, मछली पालन किस में आता है, खनन किस में आता है, उत्खनन किस में आता है, ठीक है, कोयला का उत्पादन किस में आता है। तो ये सब आपको एग्जाम्पल्स दिमाग में रखना है 10+2 के एग्जाम से, मतलब उस लेवल के एग्जाम के लिए। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट आगे हेडिंग डालिए। अब ये वाला स्लाइड हम कर रहे थे, तो इसको करेंगे हम ये कि विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर। तो विभिन्न क्षेत्रों के अब समझ में आप आ जाएगा कि इसको कृषक अर्थव्यवस्था बोलते हैं, किसको औद्योगिक अर्थव्यवस्था बोलते हैं, और किसको सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बोलते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, जिस देश की अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर का योगदान ज्यादा होगा, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र का योगदान ज्यादा होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था को क्या बोलेंगे? कृषक अर्थव्यवस्था। तो भारत की भी जो अर्थव्यवस्था है वो कौन किन प्रकार की है? कृषक अर्थव्यवस्था। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था में 55 से 60% योगदान किसका है? सर्विस सेक्टर का है। हमारे एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है? 15 से 16 या 17-18% है। फिर भी इस 15-16% का योगदान है, लेकिन इस पे मैक्सिमम पॉपुलेशन टिकी हुई है। अभी भी देश की आधी पॉपुलेशन का जो जीवन यापन का जो माध्यम है वो क्या है? एग्रीकल्चर है, कृषि है। बोलो राजेश। इसलिए भारतीय इकोनॉमी को हम कृषि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। अब जाहिर सी बात है, कब औद्योगिक अर्थव्यवस्था, तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था जिसकी अर्थव्यवस्था में उद्योगों का यानी सेकेंडरी सेक्टर का भूमिका ज्यादा होगा, उसको क्या बोलेंगे? औद्योगिक अर्थव्यवस्था। जैसे चीन की अर्थव्यवस्था है। चीन दुनिया के किसी भी मार्केट में चले जाइए, भले कुछ मिले या न मिले, चाइना का 1-2 सामान जरूर आपको मिल जाएगा, किसी भी दुनिया के मार्केट की बात कर। बात समझ में आ रहा है? तो इसके पास मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना। आप अपने मार्केट में उठा के 10 गो सामान उठाएंगे, 10 गो सामान में से 8 गो सामान या 7 सामान आपको किसका मिलेगा? चाइना का। आप में से जितने लोग फोन रखे होंगे पॉकेट में, अधिकांश फोन कहाँ से बनकर आया है? चीन से बना। तो मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हब है किसके पास? चाइना के पास। भारत ऑब्जेक्शन करता है कि भारत तो $100 बिलियन का चाइना से आयात करता है और लगभग 20-25 बिलियन डॉलर का हम निर्यात करते हैं, तो व्यापार घाटे में रहते हैं हम हमेशा चाइना के साथ। लगभग 70-80 मिलियन डॉलर का हम व्यापारिक घाटा में रहते हैं। हम इतना ही रहते हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका जो अपने का टॉप लेवल का एक है, यूएसए जिसकी बात कर रहे हैं, उसका व्यापार लगभग 600-500 बिलियन डॉलर का है किसके साथ? चाइना के साथ। तो उस यूएसए जैसे कंट्री में इसका 600 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे चाइना इस स्थिति में। तो इसके अंतर्गत किसको रखा जाता है? चीन को रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है या फिर औद्योगिक सेक्टर का बढ़ावा ज्यादा। अब जिस देश की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का योगदान ज्यादा होगा, 50% या उससे अधिक होगा, उस देश की इकोनॉमी को सर्विस सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जितने सारे डेवलप कंट्री हैं, विकसित कंट्री, उन सबको किस में रखा जाता है? सर्विस सेक्टर में या सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। बात को समझ में आए? तो लिखिए हेडिंग, विभिन्न क्षेत्रों के भूमिका के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों के भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। पहले लिखिए कृषक अर्थव्यवस्था या कृषि अर्थव्यवस्था। पहला कृषक अर्थव्यवस्था, डैश टिक लिखिए। यदि किसी अर्थव्यवस्था के
किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, सकल घरेलू उत्पाद ब्रैकेट में जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में ब्रैकेट में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र समझ गए ना, कृषि एवं उससे संबंधित प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% या उससे अधिक हो, का योगदान 50% या उससे अधिक हो, 50% या उससे अधिक हो, या सॉरी एवं लगभग इसी अनुपात में, एवं लगभग इसी अनुपात में, लगभग इसी अनुपात में लोग आजीविका के लिए, लगभग इसी अनुपात में लोग आजीविका के लिए, आजीविका के लिए कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर हो, आजीविका के लिए कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर हो, कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर हो, उसे कृषक अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे कृषक अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूर्ण विराम, उसे कृषक अर्थव्यवस्था, उसी में लिख दीजिए एक लाइन और, भारत एक कृषक अर्थव्यवस्था वाला देश है, भारत एक कृषक अर्थव्यवस्था वाला देश है, कृषक अर्थव्यवस्था वाला देश है। बोर्ड पर देखिए दो बातें लिखाई गई हैं। अब भारत के जीडीपी में तो कृषि का योगदान 50% या उससे अधिक नहीं है, मतलब 50% नहीं है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर पे लोगों की आजीविका का जो माध्यम है वो 50% से अधिक है। मतलब अभी भी भारत के आधे से अधिक पॉपुलेशन कृषि एवं उससे संबद्ध क्रियाओं पर अपनी आजीविका के लिए क्या है, निर्भर है। बोलो ना जी ऐसा। आपके गांव में भी अधिकांश लोग, आप गांव में जाकर आज सर्वे करिएगा 10 गो घर का, 10 गो घर में से 5 गो घर अभी भी कृषि पर क्या होगा, निर्भर होगा। मतलब उनके आजीविका के लिए एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका होगा। अब टाउन में बैठकर यहाँ ही से मत रिसर्च कर लेना कि शहर में आपका घर है, शहर में 5 घर के देखे, यहाँ पे तो कोई कृषि का काम करता ही नहीं है, सब लोग सर्विस सेक्टर में है, तो इसलिए भारत की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर है। ऐसा नहीं, लार्ज स्केल पे देखा जाए तो जीडीपी में तो 50% योगदान नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर का। देश की आज़ादी के समय ऐसा था, लेकिन अभी परसेंटेज तो घटा है, लेकिन आजीविका के लिए मुख्य रूप से अभी भी लोग इस पे ही क्या है, निर्भर है। कोई दिक्कत? तो जिस भी देश की अर्थव्यवस्था में 50% या उससे अधिक जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर या कृषि क्षेत्र का योगदान हो, या एवं उतने ही क्षेत्र या उसी अनुपात में यानी 50% लोग आजीविका के लिए उस पर निर्भर हो, उस देश की अर्थव्यवस्था को कृषक अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दूसरा लिखिए, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। नेक्स्ट एक लिखिए, ऊपर वाला ही कॉपी पेस्ट मार दीजिए, ऊपर वाला कॉपी पेस्ट मार देना है। मतलब यदि किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 50% या इससे अधिक हो तथा इसी अनुपात में इस क्षेत्र पर लोगों की आजीविका के लिए निर्भरता हो, उस क्षेत्र को औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। हेलो, मिलाया सब? तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देना है। लिखिए जल्दी, देख कहाँ रहे। यदि किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी शॉर्टकट आप लिख लीजिए, जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र, सॉरी जीडीपी में द्वितीयक क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र
द्वितीयक क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र, वर्ड ब्रेक, एक मिनट इधर ध्यान दो भाई। तो द्वितीयक औद्योगिक क्षेत्र ऐसे ही लिख दीजिएगा और सेवा क्षेत्र ऐसे ही कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी, इतना घर से लिख लीजिएगा। आगे चर्चा कल क्लास चलेगा इसका, बता दे। अच्छा अभी शुरुआत है इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही है, थोड़ा सा आप चीज़ों को बेसिक समझ लेंगे तो उस पर आगे बात करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो कल के क्लास में ये डिस्कशन में आपको आएगा। ये हमने यहाँ तक कर लिया, यहाँ पे कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। कल ये खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, उसके बाद से योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध और ये आत्मनिर्भर और ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, कल के क्लास अब इसे सर लेंगे, कल अनुपस्थित रहेंगे हम ऑफिशियल कार्य से, शुक्रवार को सामान्यतः अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो वो कंटिन्यू करेंगे यहीं से और ये यहाँ से पढ़ाएंगे वो खुली अर्थव्यवस्था कल पर, फिर परसों ज्वाइन करेंगे हम। ठीक है, ओके, धन्यवाद।